साल 2024 में भारत के एविएशन मिनिस्टर एक बयान देते हैं। वे कहते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। लेकिन इसी बयान के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जिस पर अमूमन कॉर्पोरेट मीडिया बात नहीं करता। दरअसल सच ये है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में आज भी सिर्फ 7% लोग ही हवाई जहाज का सफर कर पाते हैं। बाकी के 93% लोग आज भी रेलगाड़ियों के जनरल बोगी और बसों के धक्कों के भरोसे हैं। अब इसी टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव। वहां की सड़कों पर एक 18 साल का नौजवान अपनी फटी हुई जेब में कुछ सिक्के लेकर एक टेम्पो दौड़ा रहा होता है। कानपुर की तंग, संकरी और पसीने से बदबू मारती गलियों में वो इंसान खुद अपने हाथों से भारी भारी बोरियां उठाकर दुकानों तक पहुंचाता है। उसे उन्नाव से कानपुर की एक ट्रिप में लगभग 450 रुपए मिलते हैं। आज का हमारा सवाल लेकिन ये नहीं है कि उस शख्स ने कितनी गरीबी देखी। आज का असली सवाल यह है कि जिस एविएशन इंडस्ट्री में नरेश गोयल की जेट एयरवेज डूब गई, विजय माल्या की किंग फिशर नीलाम हो गई और वाडिया ग्रुप की गोफस दिवालिया हो गई, आखिरकार उस खतरनाक बिजनेस में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर टेम्पो चलाने वाला ये इंसान घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कैसे ये इंसान बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी बड़ी डिग्री और बिना किसी खानदानी पैसे के एक ऐसी एयरलाइन कंपनी खड़ी कर देता है जो आज देश के सबसे बड़े दिग्गजों को टक्कर देने के लिए तैयार है? आखिर कौन है ये रहस्यमय इंसान? इसकी पूरी क्रोनोलॉजी और इनका खतरनाक बिजनेस माइंडसेट आज हम इस वीडियो में गहराई से डिकोड करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के उन्नाव से, एक बेहद साधारण किसान का घर, जहां सुबह की शुरुआत इस चिंता से होती है कि खेत से इस बार कितनी फसल निकलेगी और घर का खर्चा कैसे चल पाएगा। इस इंसान का मन किताबों से ज्यादा जिंदगी के व्यवहारिक अनुभवों में लगता था। वो पढ़ना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन भारतीय मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है जानते हैं? आपके सपने आपकी औकात तय नहीं करते, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां आपके सपनों का गला घोंट देती हैं। अब समझते हैं, घर की आर्थिक हालत इतने बदतर हो गए कि पढ़ाई को बीच में ही रोकना पड़ गया। जब पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारी सामने खड़ी हो तो शौक और ख्वाहिशें बहुत पीछे छूट जाती हैं। इस जाबाज इंसान ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक टेम्पो फाइनेंस कराया। जरा सोचिए, 18 साल की उम्र में जहां आज के युवा रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो इंसान कानपुर और उन्नाव के बीच धूल फांक रहा था। दिन भर ड्राइविंग करना, रात भर ओवरटाइम करना और खुद मेहनत करके सामान उठाना। क्यों? ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे मिल सके। जब घर में पैसों की किल्लत होती है ना साहब, तो उस समय सपने और शौक मायने नहीं रखते। उस समय बस यही सोच होती है कि पैसा कहीं से भी आए, बस जरूरत पूरी हो जाए। सारे शौक उस वक्त दम तोड़ देते हैं। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि आप पहले से आखिर कितने परेशान हैं। इनके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। अस्पताल के चक्कर, महंगी दवाइयां और डॉक्टरों की फीस। अब उस 450 रुपए की ट्रिप से घर चलाना और पिता का इलाज कराना लगभग नामुमकिन हो गया। ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। वो एक नए मौके की तलाश में अपना गांव, अपनी वो जानी पहचानी सड़कें छोड़कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ गए। लखनऊ जैसे बड़े शहर में जब कोई गांव का शख्स आता है जिसके पास ना पैसा हो ना कोई पहचान हो, तो ये शहर उसे बहुत बेरहमी से ट्रीट करता है। रिश्तेदारों और समाज के लोगों का रवैया कैसा था? आखिर मदद करना तो दूर, लोग मजे ले रहे थे, ताने मार रहे थे कि चला था बड़ा बिजनेसमैन बनने, अब देखो दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन इस इंसान के जहन में एक बात बिल्कुल साफ थी, चाहे भूखे मरना पड़े लेकिन किसी की नौकरी नहीं करनी है। बिजनेस का कीड़ा इनके दिमाग में बचपन से था। साल 2014 के आसपास लखनऊ की गलियों में भटकते हुए इस इंसान को सीमेंट के व्यापार की समझ मिलती है। वो इस धंधे में उतरते हैं और धीरे धीरे सीमेंट की माइनिंग यानी खनन के क्षेत्र में कदम रखते हैं और यहीं से उनके सोचने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। उन्हें समझ आता है कि अगर बिजनेस को सच में बड़ा करना है तो आपको पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा करना होगा। माइनिंग के बिजनेस में सबसे बड़ा जो खर्च होता है और सबसे बड़ी जो सिरदर्दी होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की। माल को खदान से फैक्ट्री और फैक्ट्री से डीलर तक पहुंचाना। इन भाई साहब ने यहीं पर अपना बिजनेस माइंड लगाया। उन्होंने सोचा कि मैं दूसरों को भाड़ा क्यों दूं, क्यों ना मैं खुद ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क खड़ा कर दूं। उन्होंने अपनी बची हुई पूंजी और अपनी मेहनत की कमाई से सबसे पहले केवल 4 ट्रक्स खरीदे और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 ट्रक, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पे जो डिपेंडेंसी थी वो यहां से खत्म हो गई। मिड लेवल एक्सपेंशन 7 से लगभग 15 ट्रक, स्थानीय सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा एकाधिकार हो गया। लॉजिस्टिक्स डोमिनेशन 20 से लगभग 40 ट्रक,
टीएमटी और माइनिंग ट्रांसपोर्ट में बड़े प्लेयर बन गए एंड मैक्रोस्कोपिक स्केल 50 से ज्यादा हैवी ट्रक्स उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्राइवेट फ्लीट ऑनर्स में शामिल हो गए। काम बढ़ता गया, ट्रक्स की संख्या 4 से 7 हुई, फिर 9, 15, 20, 25, 40 और देखते ही देखते 400 से ज्यादा भारी भरकम ट्रक्स का काफिला सड़कों पर दौड़ने लगा। सरिया उद्योग, सीमेंट और माइनिंग से करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है, जब ये इंसान जमीन से उठकर सीधे आसमान पर नजरें गड़ा देता है। अब जरा बिजनेस के नजरिए से सोचिए, जब आपका माइनिंग और ट्रक का बिजनेस इतना बढ़िया चल रहा है, इतना शानदार चल रहा है, तो कोई भी समझदार इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरकार एविएशन सेक्टर में क्यों एंटर करे? एविएशन को बिजनेस की दुनिया का डेथ ट्रैप कहा जाता है। वॉरेन बफेट ने भी एक बार मजाक में कहा था कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो पहले अरबपति बनिए और फिर एक एयरलाइन कंपनी खरीद लीजिए। आप समझ सकते हैं, लेकिन इस इंसान का कैलकुलेशन कुछ और ही था। उन्होंने ट्रक बिजनेस और एविएशन बिजनेस के बीच एक बहुत ही बारीक अंतर को पकड़ा, जिसे आम लोग मिस कर जाते हैं। ट्रक के बिजनेस में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है उधारी की समस्या। माल आज डिलीवर होगा, पेमेंट जो है 3 महीने बाद आएगी। इससे आपका जो वर्किंग कैपिटल होता है वो हमेशा फंसा रहता है। लेकिन एविएशन में आखिरकार क्या होता है? एविएशन में उधारी नाम की कोई भी चीज होती ही नहीं है। आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप टिकट के पैसे जो है वो पहले ही दे देते हैं, वो भी कैश या डिजिटल बोर्ड में, यानी सर्विस देने से पहले ही कंपनी के पास पूरा पैसा आ जाता है। इसे कहते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। दूसरा सबसे बड़ा कारण था भारतीय मिडिल क्लास का डर। लोग सोचते हैं कि हवाई जहाज सिर्फ अमीरों के लिए है। एयरपोर्ट का अंग्रेजी जो माहौल होता है, वहां की जटिल जो व्यवस्था है, देखकर जो आम आदमी है वो पहले ही डर जाता है। इस इंसान ने इसी गैप को भरने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी रीजनल एयरलाइन बनाएंगे जो छोटे शहरों को जोड़ेगी और जहां का माहौल पूरी तरह से आम हिंदुस्तानी के बिल्कुल अनुकूल होगा। जब लोगों ने उनसे कहा कि तुम इतनी बड़ी कंपनियों को डूबते हुए देखकर भी ये रिस्क आखिरकार क्यों ले रहे हो, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि आज मेरी उम्र 35 साल है, अगर मुझे अगले 35 साल और जीना है तो रिस्क लेकर ही जीना होगा। मुझे इस दुनिया में अमर होकर तो रहना नहीं है। अगर किंगफिशर या गो एयर से नहीं हो पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे भी नहीं हो पाएगा, हम करके दिखाएंगे। तो चलिए अब वक्त आ गया है उस क्यूरियोसिटी को खत्म करने का और इस विजनरी इंसान के नाम से पर्दा उठाने का। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की सड़कों पर कभी टेंपो चलाने वाले आज 5 विशालकाय एयरबस विमानों के साथ देश की सबसे नई और प्रॉमिसिंग एयरलाइन कंपनी शंख एयर को खड़ा करने वाले इस विजनरी बिजनेसमैन का नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। जी हाँ, श्रवण कुमार विश्वकर्मा। आज इनकी कंपनी में 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनके गैराज में खड़ी ये 22 गाड़ियां सिर्फ इनकी अमीरी का प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि वो इस बात का प्रतीक है कि जब आप जमीन से उठकर आसमान को छूने का हौसला रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। उनकी गाड़ियों के कलेक्शन में वो पुरानी वैगनार आज भी मौजूद है जो उन्हें उनके संघर्ष के दिनों की याद दिलाती है, और लैम्बोर्गिनी ये बताती है कि आखिरकार उनके सपनों की रफ्तार क्या है। उनका महासपना आज भी वही है कि भारत का वो आम नागरिक जो पैरों में हवाई चप्पल पहनता है, वो बिना किसी हिचकिचाहट के उनके 400 करोड़ रुपए के एयरबस विमान में बैठे और गर्व से आसमान का सफर तय करें। वो एविएशन का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं। श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी की ये जो केस स्टडी है, ये हमें बिजनेस का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है कि बिजनेस पैसों से नहीं बल्कि मजबूत माइंडसेट और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता से बड़ा होता है। अगर एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान उत्तर प्रदेश से उठकर अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी खड़ी कर सकता है, तो आपके पास जो भी बहाने हैं वो सब खोखले हैं। अपनी परिस्थितियों को कभी भी अपना भविष्य मत बनने दीजिए। उठिए, रिस्क लीजिए और अपने विजन पे काम कीजिए। आपको श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी की ये कहानी, ये यात्रा कैसी लगी? उनका बिजनेस मॉडल कैसा लगा? क्या शंख एयर आने वाले समय में इंडिगो और एयर इंडिया जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे पाएगा? अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के जाइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो किसी ना किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।